नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जंगलों की सर्वे रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 21 जिलों में वन क्षेत्रों के अंदर कमी आ चुकी है, जबकि 12 जिलों में ही मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। 12 में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। अजमेर और जयपुर जैसी जगहों पर भी जंगलों का दायरा कम हुआ है, यानी कि सिमटता नजर आया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि गैर वन इलाकों में पेड़ों की संख्या बढ़ी है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि पौधारोपण के प्रति जो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए लोग अपने घरों के आसपास पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन जंगलों में अतिक्रमण, पट्टाजारी होने और योजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई से उनका दायरा कम हो रहा है। अब इसके कई साइड इफेक्ट भी बताए जा रहे हैं। पर्यावरण से लेकर जीव जंतु के लिए यह भी खतरा है और इसके आगे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं और ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये बड़ा हैरान करने वाला है। एक रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भरतपुर में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। भरतपुर में 6.40% वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। मेरे साथ में पर्यावरणविद बच्चू सिंह वर्मा जी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या वजह रही जिसके चलते वन क्षेत्र भरतपुर और डीग जिले में घटा है। सर, क्या कारण रहा सर जो अभी भारत वन स्थिति की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है? सर, सबसे पहला कारण है कि जिस अनुपात में वन क्षेत्रों की कटाई हो रही है, जिस पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, उसके अनुपात में पौधारोपण कम हो रहा है, जिसमें भी सरकार द्वारा जो पौधे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो वन विभाग हो। भरतपुर का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो तो शून्य है। दूसरा जो सबसे गंभीर जो बात है वो ये है कि जो ओपन फॉरेस्ट है भरतपुर जनपद का, उसमें लगातार कमी आ रही है। 2019 से लेकर के 2023 तक की इन रिपोर्टों का अगर हम अध्ययन करें तो मालूम चलेगा कि लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ओपन फॉरेस्ट का कम हुआ है। और इस प्रकार से जो ओपन फॉरेस्ट में जो लगातार कमी आ रही है उसका यहाँ की जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो लगभग 21 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले के मुकाबले पेड़ों की संख्या वो कम हो चुकी है और 12 ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ हद तक इजाफा हुआ है। अब इसमें क्या चीजें हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ आंकड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कहां पर वन क्षेत्र घटा है ये आप देखिए। 12 के अंदर 33% के आसपास जो वन क्षेत्र है वो घटा है। प्रतापगढ़ के अंदर 30% से ज्यादा वन क्षेत्र अब तक कम हो चुका है। अजमेर के अंदर 18% के आसपास जो है वो वन क्षेत्र कम हुआ है पहले के मुकाबले। बीकानेर के अंदर 14.85% पहले के मुकाबले वन क्षेत्र के अंदर कमी आई है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर पहले के मुकाबले वन क्षेत्र में कमी आई है। चूरू के अंदर 11% के आसपास, सीकर के अंदर 19.14% के आसपास वन क्षेत्र कम हुआ है। अब जरा आपको ये बताते हैं कि कहां पर आंकड़ा वन क्षेत्र का बढ़ा है। बाड़मेर के अंदर 19% आंकड़ा बढ़ा है। अलवर के अंदर पहले के मुकाबले 16.39% वन क्षेत्र बढ़ चुका है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर वन क्षेत्र बढ़ा है। उदयपुर के अंदर 12.46% जो आंकड़ा है वो पहले के मुकाबले वन क्षेत्र का बढ़ा है। सीकर के अंदर 19.14% ये वन का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो कुछ जगहों पर, यानी कि 12 ऐसे जिले हैं जहां पर ये अच्छे संकेत लेकर के आई है रिपोर्ट, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं, यानी कि 21 ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति पहले के मुकाबले खराब दिखाई दे रही है। कारण इसके पीछे क्या है और कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं और इसका क्या असर होगा, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आज इस सबसे पहले जरा आपको आज के खास पैनल से मिलवा देते हैं। हमारे साथ वन्य जीव एक्सपर्ट अजय दुबे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पर्यावरण एक्सपर्ट मंजू सिंह जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ रिटायर्ड IFS सुनैन शर्मा सर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं सबसे पहले कैलाश मीणा जी आपसे ही इस पर सबसे पहले एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है कि कुछ ऐसे जिले, और संख्या इनकी ज्यादा है, जहां पर वन क्षेत्र कम हो रहा है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर वन क्षेत्रों में इजाफा हुआ है, लेकिन कोर जो वन इलाका था वहां पर इसकी संख्या जरूर घटी है, वन क्षेत्र कम हुआ है। क्या वजह है? देखिए, तमाम नियम कानूनों के बावजूद जो माइनिंग का जो इलाका बढ़ा है, उस माइनिंग के इलाके में हमने तमाम तरह की दिक्कतों को दरकिनार करते हुए हमने वहां इजाजत दी।
2005 में अरावली पर्वतमाला को बैन था कि इसमें माइनिंग नहीं होगी। हमने ये कैसे, कितनी ऊंचाई पर अरावली माना जाए या कितनी ऊंचाई पे नहीं माना जाए, हास्यास्पद वो करके माइनिंग की अरावली में इजाजत दी। आज लगभग 20% अरावली खत्म हो चुकी है। ठीक है। और इस राजस्थान में जितना अरावली का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में, गुजरात से लेकर जो दिल्ली तक है उसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में। हमने तमाम न्यायालय के आदेशों, नियमों, उसके बावजूद, क्योंकि जैव विविधता एक तरफ राजस्थान में 352 के लगभग ब्लॉक हैं, उनमें से 40 ब्लॉक में पीने लायक पानी। हम ये नहीं समझ रहे कि जब जंगल बचेगा तो जल स्तर भी ऊंचा होगा। जंगल से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं वो बचेंगी, और हम पूरे इन सब चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि जंगल और पानी और जैव विविधता आपस में जुड़े हुए ये चीजें हैं। इनको नजरअंदाज करके जो माइनिंग से रेवेन्यू की बात करते हैं, वो बड़ी जितना माइनिंग से रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा आंकड़े का खेल है। देखिए, माइनिंग में जितनी, इनमें फॉरेस्ट में इलीगल माइनिंग की इनकी पेनल्टीज है, आप देखते होंगे पिछले कैबिनेट की मीटिंग में 90 या 95% सबकी माफ कर दी गई, इन पे कोई नहीं। मतलब ये इतना छूट दे रखी है कि आप वायलेशन करिए और इसकी भरपाई कैसे होगी, इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अभी जो पिछले 1.5 साल पहले जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाए थे, हमारे यहाँ बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया था, सबसे ज्यादा उसमें जितने लेपर्ड हैं, ये पैंथर है, उसके बावजूद भी जहां जहां कितनी मौतें हो रही हैं पैंथर्स की। एक तरफ हम बाहर से विदेशों से आयात करके जानवर ला रहे हैं, हमारे जंगलों के अनुकूल हैं या नहीं, हमारी परिस्थितियां क्या है, उसके बावजूद इनके मरने पे मैं ये नीम का थाना की आपका जिक्र करूंगा। यहाँ जिस पैमाने पे पैंथर्स की मौत हो रही है और जिस पैमाने पे इलीगल माइनिंग से नदी ये सब खत्म हो रही है, उसका क्या क्या कंपनसेट कर सकते हैं? ठीक है। तो हमने इसके लिए कहीं भी उत्तरदायी जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई नहीं और की। ये चेन सिस्टम है। अगर हमने एक एक श्रृंखला को अगर इस पे बीच में ब्रेक किया तो पूरी चेन जो है वो इसमें टूट जाती है और इससे पूरा जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाता है। मैं इसमें एक और, हमारे साथ मनु सिंह जी भी हैं, मैं मनु जी को इसमें जरा जोड़ लेता हूं। मनु जी, इसमें आपको क्या नजर आता है और कैसे, ये तो एक पहलू है, माइनिंग वाला एक विषय है, लेकिन इसके अलावा और दूसरा आपको कौन सा पहलू नजर आता है जिसकी वजह से जो जंगल का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वो कम हो रहा है? देखिए, एक तो कैलाश मीणा जी ने जैसे बता ही दिया कि खनन जो है, और खासकर अवैध खनन, अभी बड़ी न्यूज दूसरी ये चल रही है कि T-2402 जो है सरिस्का से बाहर इसीलिए जा रखा है क्योंकि वहां पर अवैध खनन नहीं रुक रहा है। और बहुत ही, मतलब बाकी वनों को तो छोड़ दे, जो हमने प्रोटेक्टेड एरिया, जो कोर एरिया हमारा होना चाहिए, वहां पर हम जो है खनन को नहीं रोक पा रहे। दूसरा, जिस प्रकार पट्टे पे जमीन दी जाती है खेती की, वो लोग वनों में घुस जाते हैं। कोई भी नया जो काम करना होता है, अभी आपको याद है अगस्त में कैसे हमारे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो बैठे थे कि कम से कम खेजरी वाले जो वृक्ष हैं उनको तो छोड़ दीजिए, कि उनको तो कटने से रोका जाए। एक आंकड़ा बता रहा था कि पिछले 5 साल के अंदर लगभग 3.5 लाख तो खेजरी वृक्ष, मतलब माता अमृता बिश्नोई का ये राज्य है और वहां पर खेजरी के वृक्ष हम नहीं बचा पा रहे। फिर जो भी हमारे वन उद्यान है उनके आसपास जो इलीगल तरह से कैंप साइट्स बन जाती हैं, उससे वनों का, और आप जो, मतलब मैं सरकार को इस मामले में खुला चैलेंज कर रहा हूं, ये जो हम कह रहे हैं ना 12 जो जिले हैं जहां पर बढ़ गया है वन, ये सरासर झूठ है। हमने क्या करा है, विश्व में अपनी साख बचाने के लिए 2012 के बाद से जो प्लांटेशन है उस लैंड को भी हमने फॉरेस्ट में काउंट करना शुरू कर दिया। जबकि फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन होती है वो पारिस्थितिकी के हिसाब से होती है, वो एक इको सेंसिटिव जोन हो जाता है। सिर्फ प्लांटेशन जो होता है फॉरेस्ट नहीं होता कभी, और ये बहुत इसके नकारात्मक प्रभाव है। पूरी जैव विविधता ध्वस्त हो जाती है। लेकिन हम अपनी पीठ थपथपाने के लिए आजकल अपनी हर रिपोर्टों में प्लांटेशन को फॉरेस्ट काउंट कर रहे हैं, इसलिए ये 12 जो जिले हैं, और ओवरऑल आप देख रहे हैं राजस्थान में कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, जो कोई इंप्रूवमेंट नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप किसी भी जंगल में जाके देख लीजिए, आपको इंप्रूवमेंट नहीं, आपको बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट दिखाई देगा। ठीक है।
तो ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में यही चल रहा है कि प्लांटेशन को फॉरेस्ट के साथ जोड़ दिया जा रहा है और मोटा मोटी आगे सब अपनी पीठ तपा लेते हैं कि देखिए हमारा फॉरेस्ट कवर। इससे नहीं चलेगा, असल में ग्राउंड पर जाकर के काम करने की जरूरत है। और ये आपने बहुत सारी चीजें जो पीछे पर्दे के पीछे चलती हैं वो सब आपने डिस्क्लोज की है। मैं इसमें सुनील सर को जरा जोड़ रहा हूँ। सुनील सर, इसका प्रभाव क्या होता है? अब वन क्षेत्र कम हो रहा है, हम लगातार देख भी रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया कि भाई जंगलात क्षेत्र के जो वन जीव हैं वो अब रिहायशी इलाकों की तरफ भागते हैं, फिर खाने पीने के लिए भागते हैं और पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। अब देखिए, अभी मनु जी ने बताया स्पष्ट रूप से, आप क्या वाइल्ड लाइफ को उसके हैबिटाट से अलग करके देख लेंगे क्या? आखिरकार हैबिटाट जो है उसका, जो जंगल जो है, अगर वही सुरक्षित नहीं रहा तो उसने कहाँ जाना है? उसका एक्सपोजर होगा, वो टाउनशिप्स में जाएगा। टाउनशिप्स में जाएगा तो वो, जैसे अभी आपने देखा था कि आपने बड़ा प्रोग्राम भी किया था, कितना गोगुंदा के एरिया में, झाड़ौल के एरिया में और उसके बाद में फिर और दूसरे एरियाज में कितनी जगह लेपर्ड की किलिंग्स के केसेस हुए हैं। ये एक सबसे प्रमुख कारण है। और जैसे कैलाश जी ने भी बात की, माइनिंग एक डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो माइनिंग आपको कागज पे दिखा रहे हैं जो लीगली है, उससे शायद 10 टाइम्स ज्यादा इलीगल माइनिंग है। और आखिरकार वो जब इतना बड़ा जब क्षेत्र है, तो आप ये तो देखिए, जब माइनिंग के ब्लॉक्स आप अलॉट कर रहे हैं कि ऑलरेडी कितना माइनिंग चल रहा है। आपने ये बता दिया कि इसकी वजह से, क्योंकि कम है, हमको जरूरत है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जरूरत है, इसलिए माइनिंग अलाउ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत तरीका है। 93 में जब ये सरिस्का में माइनिंग का बंद कराया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में नहीं कराया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अरावली में, पुरी में ही बैन किया था। काफी दिन बैन रहा। एक संतुलन बनाने की कोशिश है। पूरा इसको वायलेट कर देंगे, सारे घाव कर देंगे। आप देखिए, राजस्थान एक डेफिसिट स्टेट है। हमारे यहाँ जो जंगल है वो बहुत प्रेशियस है। हम इसको कर्नाटका से, तमिलनाडु से, सेंट्रल इंडिया से, इवन यूपी के फॉरेस्ट से भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत डेफिसिट स्टेट है, हमारी डेजर्ट है। आप ये देखिए, इतनी फ्रेजाइल स्टेट में अगर इस कदर से, अभी आपने जो आंकड़े दिखाए, मैं तो चौंक रहा हूं देख के। जैसलमेर में, बाड़मेर में, सीकर में, ये डेजर्ट एरियाज है। यहाँ पे है ही क्या? उसमें भी अगर 11-12% अगर जंगल कम हो रहा है तो क्या बुरा हाल है। और एक बात और मैं बता दूं, ये मनु जी ने भी कहा, ठीक कहा, मैं आई फुल्ली एग्री विद हिम। फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की जो बात की जाती है, ये बिल्कुल आई वॉश है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। अपने चारों तरफ ही आप देख लीजिएगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ने का क्या चांस है। अब अलवर में इन्होंने बताया फॉरेस्ट कवर बढ़ गया। किस तरीके से फॉरेस्ट कवर बढ़ा? आई जस्ट अनेबल टू अंडरस्टैंड बढ़ने का क्या चांस है इसमें। देखिए, इससे कुछ बेसिक चीजें हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि वन क्षेत्र से अलावा जो घर के आसपास लोगों में जागरूकता बनी है पेड़ पौधे लगाने को लेकर के, ठीक है, वो वन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोगों में कम से कम एक जागरूकता बनी, वो बहुत ही अच्छी बात है। और एक्चुअली उससे प्रोत्साहित होके तो सरकार को अपने जंगलों को प्रोटेक्शन करना चाहिए था। उल्टा हो गया मामला। आपने ये कह दिया साहब ये बढ़ गया, इसको नाप लो, आप इसको गिन लो। प्लांटेशन इज नॉट ए फॉरेस्ट। All the panelists will agree with me, sir. Plantation is a plantation. It is a monoculture. It is not a forest. Forest तो सैकड़ों हजारों साल में तैयार होता है। उसको काट देंगे, अगर आप निपटा देंगे, वो नहीं आता है। ठीक है। आप लार्ज ट्री कवर देखिए, आप वेरी डेंस फॉरेस्ट देखिए, कितना हुआ, कितना कम होता चला जा रहा है। सही बात। वो कहाँ है? सब साफ हो रहा है। अब इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या हो रहा है, जरा उसके बारे में भी बात करते हैं। मैं इसमें अजय दुबे सर को भी जोड़ रहा हूँ। अजय दुबे जी, एक चीज़ बताइए कि ये तमाम चीज़ों को लेकर के बात तो हुई, लेकिन इसका परिणाम क्या है? परिणाम बड़ा भयंकर और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। अब देखिए, जो आंकड़ा भी कहता है कि कहाँ पर घटा, चुरू के अंदर देख लीजिए, बाड़मेर के अंदर देखिए, बारां के अंदर जो वन क्षेत्र है वो घटता है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर पहले से कमी थी, लेकिन और ज़्यादा इसमें कमी आना, ये एक खतरे की घंटी बता रहा है। शुभेंदु, मैं अभी सारे पैनलिस्ट को जो सुन रहा था वो यथार्थ के बहुत करीब है। और एनडीटीवी को धन्यवाद कि जब वनों का घनत्व घट रहा है तो हम चर्चा कर रहे हैं, और कम से कम जो भी इस चर्चा को देखे, जिम्मेदार जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इसमें से कुछ सीख लें या कुछ बदलाव लाएं।
सुनील शर्मा साहब रिटायर्ड फॉरेस्टर हैं। उन्होंने एक चीज अच्छी कही है कि जो जंगल है वो हैबिटेट है वन प्राणियों का, उसको बनने में हजारों साल लगते हैं और हम चंद कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जिनको हम डेवलपमेंट्स कहते हैं उनको हम काट देते हैं और हम कागजों पे कंपनसेशन प्लांटेशन की बात करते हैं। क्षतिपूर्ति जो वनीकरण होता है कि हम इतने हजारों पेड़ लगाएंगे। आप देखिए वनों का जब भी जुलाई वो आता है कि नेता और जितने बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण होता है, लेकिन क्या ये वृक्षारोपण क्या यथार्थ में मतलब बन पाता है? हकीकत में कितना सर्वाइवल रेट है इसको देखना होगा। जंगल बनता है ये केवल एक इंसान कागजों में जो अनुमति मिलती है, चाहे वो पावर प्लांट के लिए हो, चाहे रेलवे लाइन के लिए, चाहे हाईवे के लिए हो, ये किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो आप जंगल बर्बाद करते हैं उसकी जो क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं उसका तो थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए और जनता को अपनी जो सांसें जो जहरीली हो रही हैं उसको रोकना है। यदि जल को रोकना है, बारिश को रोकना है, यदि हवा आपको स्वच्छ चाहिए, जीवित रहना है, तो आपको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वनों की क्षति हुई और उसकी कितनी भरपाई हुई। दूसरा एक शर्मा साहब का और अच्छा पॉइंट था कि जो माइनिंग होती है, मैं देखता हूँ कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या माइनिंग है। जहां आप कागज में माइनिंग देते हैं क्या वहीं पे वहां पे हो रही है माइनिंग? उसके अलावा कितने अन्य मतलब उससे लगी हुई सीमा पे भी हो रही है? क्योंकि अक्सर माइनिंग करने वालों की जब भी ये ऑल ओवर इंडिया में ये सर्टिफाइड रिपोर्ट्स हैं कि जिनको माइनिंग की जहां परमिशन मिली है उसको छोड़ वो सब आसपास करते हैं। तो वन क्षेत्र के जो रक्षक हैं, जो फॉरेस्ट के जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या वो ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या गूगल या सैटेलाइट मैपिंग हो सकती है कि कहाँ कहाँ वनों में अवैध खनन हुआ? उसके लिए आप हाई पेनल्टी लगाइए, आप राजसात करिए उनके जो भी चीजें हैं। वन क्षेत्र को बचाने के लिए क्या राज्य स्तर से कोई ऐसा कड़ा निर्णय लिया गया कि जो कानून तोड़ने वाले उनमें भय उत्पन्न हो? क्या विधायक, क्या सांसद क्या कभी अवैध खनन की बुराई करते हैं? क्या उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या विधानसभा में प्रश्न उठते हैं? ये कहीं ना कहीं अब जनता को आंदोलित होने की जरूरत है। जी ठीक है, मैं इसमें कैलाश सर को जोड़ रहा हूँ। कैलाश मीणा जी, अब इसमें क्या परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? आपको क्या नजर आता है? देखिए, लोगों की जागरूकता आप समझिए कि जहां जहां जिन लोगों ने अपने स्तर पे जंगल बचाया है और उस जंगल से उनके क्या प्रभाव पड़े हैं, उस जंगल को जहां बचाया है। हमारे यहाँ गिरजन नदी है, बुचारा बांध सबसे बड़ा बांध है, वो नदी अभी तक जीवित है, जबकि उसके 20 किलोमीटर दूर जहां इलीगल माइनिंग हो रही है वहां की कासावती और सोता जैसी नदियां सब खत्म हो गई। तो हमें जो लोग पहल कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि उस एरिया में अभी 180 हेक्टेयर में एक प्रोजेक्ट आया है और कहा कि उस इलाके में जो फॉरेस्ट का डाइवर्जन किया है वो हास्यास्पद है। कहते हैं कि उस इलाके में जो वाटर लेवल ऊंचा आया है, लोगों का जीवन सुधरा है, 2 लाख लोग ने के आजीविका के पे उसके सुधार हुआ है। उसको खत्म करके जंगल कहाँ लगाएंगे? हम उदयपुर में लगाएंगे। हमने 27 करोड़ रुपए फॉरेस्ट में जमा करा दिए और 180 हेक्टेयर में हम यहाँ माइनिंग करेंगे और उसके बदले में जंगल उदयपुर में लगाएंगे। भाई, जैसा भी हमारे साथी बता रहे थे कि आप एक जंगल को तैयार उसकी जैव विविधता को नष्ट करके किस तरह का लगाएंगे? आपने यूकेलिप्टस लगा के देख लिया, आपने ये जुलिप फ्लोरा वगैरह लगा के देख लिया, क्या हुआ? यूकेलिप्टस ने राजस्थान के और बंजर बना दिया। तो हमें ये समझना चाहिए। देखिए, अरावली उत्तर भारत को बचाने, हम पूरे राजस्थान को नहीं बचाने, जैव विविधता के साथ साथ जीवन बचाने के संघर्ष है, इसलिए आम लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। मैं तो बहुत उत्साहित हूं कि हम लोग इतने सरकारी और जो माफियाओं के दमन के बावजूद भी गांव गांव में महिलाएं अपने जंगल बचाने के लिए आगे आ रही है। और सरकारों को, सोसाइटी को, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और वो लोगों को देखना चाहिए कि जिन इलाकों में उन्होंने पहल करके ये सब बचाया वो आज इलाका इतना सरसब्ज लगता है। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। मैं इसमें मनु जी को जोड़ रहा हूँ। मनु जी, इसमें देखिए, पेड़ों को बचाना, जंगलों का जो दायरा अगर घट रहा है तो पेड़ों की कटाई सबसे पहले रोकनी होगी। और ऐसे जो आप कहा भी, खेजड़ी को बचाने के लिए जो एक मूवमेंट भी चला है, लोगों ने मिलजुल करके इसमें अपना साथ देने की कोशिश की है, तो ये एक पहलू है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट अगर आते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर पेड़ों की ज़्यादा संख्या है, वन क्षेत्र कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ कम है।
भाई कहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये चीज़ों को बहुत बारीकी से देख करके तभी उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ये बहुत बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। मनोज जी। वो विकास की अवधारणा जब तक रहेगी तब तक अच्छा रहेगा। अगर वो विनाश की अवधारणा हो जाए, और वो विनाश की अवधारणा कब होगी? जब उसके केंद्र में सिर्फ मानवीय लालच होगा, जब उसमें लोलुपता होगी, अगर उसमें प्रकृति के मूल्य नहीं रहेंगे, अगर जो हमारी अवधारणा है वो संगीकृत करके नहीं चलती है प्रकृति के मूल्यों को, तो वो विकास की अवधारणा हो ही नहीं सकती है। और इसका प्रभाव हम झेल नहीं रहे हैं क्या? राजस्थान में इस साल के विजुअल्स थे गर्मी के कि सैनिक जो है हमारे, वो अंडे का आमलेट बना रहे थे सड़क पर अंडे को तोड़कर। 55 दिन असह्य गर्मी थी। हर मौसम जो है वो एक त्रासदी के रूप में हमें झेलना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राकृतिक मूल्यों का हम हर समय हनन और हरास कर रहे हैं एक ऐसे विकास के लिए जो हमें नहीं लगता हमें मिल पाएगा। ये सिर्फ लालच के लिए हम कर रहे हैं। खनन सिर्फ लालच के लिए इस समय चल रहा है। बिल्कुल सही शर्मा सर ने बताया कि अगर 1 दिया जाता है तो इंटू 10 इलीगल चलता है। दुबे साहब ने भी जो बात कही वो विजुअल्स तो मैंने आपसे आग्रह भी करा था पिछली बार, आप सिर्फ कोर एरिया के विजुअल्स गूगल से निकाल के देख लीजिए कितना खनन वहां हुआ है सरिस्का के अंदर, सिर्फ कोर एरिया के। वहीं पर खुली छूट है तो बाकी जंगलों का तो क्या ही हश्र और हाल होगा। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि जैसे जैसे हमारी सामाजिक चेतना जाग रही है, वैसे हमारी राजनीतिक चेतना को भी जागना पड़ेगा। आज राजस्थान में ना से दिल्ली में चुनाव है, क्या कोई भी पार्टी पर्यावरण को केंद्र में लेकर चल रही है? जबकि अभी भी गैस चेंबर वाली स्थिति पूरे भारतवर्ष में, उत्तरी भारतवर्ष में बनी हुई है। लेकिन कहां है प्राकृतिक मूल्यों पे बातचीत? क्या हम चुनाव में बातचीत का मुद्दा भी नहीं बना पा रहे? तो जब तक ये राजनीतिक चेतना है, ये अंदर से इसे सामाजिक लोग, हम जैसे लोग मिलकर हिलाएंगे नहीं आंदोलन के रूप में, तब तक ये नहीं जागे। बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है और इसको एक मुहिम के तौर पर भी शुरू करने की जरूरत है। मैं इसमें सुरेंद्र सर से जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाहता हूँ। सुरेंद्र सर, इसमें आप देखिए, पेड़ों की कटाई इसमें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इनिशिएट की भी ज़रूरत है क्या किसी स्तर पर? देखिए साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो सारी बातों को निकाल के आप निचोड़ देखेंगे उसका, तो सरकार की जो विल पावर है, सरकार का जो कमिटमेंट है, उसकी भारी कमी है। उसकी कमी है, अगर वो पूर्ति नहीं होगी। आप देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या हाल था। मैंने 71 में ज्वाइन किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उस समय फॉरेस्टर लेवल पे नक्शे होते थे फॉरेस्ट ब्लॉक्स के। आज मैं चैलेंज करता हूं, 5% रेंज ऑफिसेज में नक्शे नहीं मिलेंगे आप। जो सर्वेयर की पोस्ट होती थी, अमीन की पोस्ट होती थी डिवीजन ऑफिस में, आज 5-7% डिविजन्स में ही मिलेंगे खाली। आप अपनी लैंड ही नहीं संभाल पा रहे। सरकार का कोई कमिटमेंट नहीं है, वो खाली थी पोस्टें, वो रिटायर हो गए, लोग चले गए। आप तो अपनी जमीन तक नहीं संभाल रहे फॉरेस्ट की, जिस पे आगे प्लांटेशन को फॉरेस्ट में गिनना बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिमांड है मेरी। ये बिल्कुल गलत तरीका, इट्स ओनली एन आई वॉश, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब अपनी रिपोर्ट बनाता है तो वो खाली सैटेलाइट सर्वे इमेजरी से नहीं चलता है, वो इंटरपोलेशन करता है। जो डाटा आप देते हैं, डाटा कौन सा देते हैं? हमने साहब पिछले 30 साल में इतने प्लांटेशन लगा दिए, इतना जंगल बना दिया। जंगल बढ़ा हुआ बता दिया आपने, कौन सा जंगल बढ़ गया, कहां बढ़ गया? कहीं आसपास दिखता जंगल बढ़ा हुआ? अगर जंगल बढ़ेगा तो ये जितने भी हिंसक जीव हैं और दूसरे हैं, ये बाहर निकल के आएंगे। ये क्यों आएंगे? इनको क्या शौक लग रहा है शहर के वातावरण में जाने का? ये सब आई वॉश है, इसको बंद करना चाहिए। ये ठीक है, ये मजबूरी है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कोई वोटर नहीं है, इसकी कोई परवाह करता नहीं है। लेकिन अभी मनु जी ने भी बताया, सब लोग बता रहे हैं, आप देखिए तो सही क्या बुरा हाल हो रहा है। गैस चेंबर बन गया, दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का यही बुरा हाल हो रहा है। तो कहाँ जाएंगे? टेम्परेचर पब्लिक इंटरेस्ट भी है सर, लेकिन समझ नहीं आता कि इस पर कभी भी कोई बात नहीं होती है। कभी भी चुनाव में, बिल्कुल सही बात है कि कभी भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं है, कभी इस पर चर्चा ही नहीं होती है। और ये इस बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों के अंदर ऐसे ही हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी फोकस इस पर किसी का नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये हालत हो गई है, वही एकमात्र रक्षक बचा है। बाकी तो सरकारों ने तो आंख मीच ली।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं इसमें दुबे सर को जोड़ रहा हूँ। अजय दुबे जी, आप इस पर फाइनल स्टेटमेंट आपका क्या होगा? क्या अब और करने की जरूरत है? कैसे किया जाएगा? इसमें रोड मैप क्या होगा? देखिए, सरकारें जंगल और पर्यावरण के संबंध में 3 महत्वपूर्ण अनुमति देती हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस देती हैं किसी प्रोजेक्ट को, या वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देती हैं, या एनवायरमेंट क्लियरेंस देती हैं जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए जंगल काटा जाता है। इनके कंप्लाइंस पर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में लोकल लेवल को शामिल किया जाए। उनकी जो शर्तें हैं, यदि कोई लापरवाही है तो वो प्रोजेक्ट रोका जाए, क्योंकि पर्यावरण बचाना आज की डेट में पूरे विश्व की बहुत बड़ी जरूरत है। हम केवल आंख मूंद के और केवल कागजों पे हम पर्यावरण नहीं बचा सकते हैं, हमें धरातल पर भी काम करने की इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे पहले अगर आपको वन क्षेत्र जो घट रहा है लगातार, उसको अगर कम करना है, उसको जरा अगर रोकना है, वन क्षेत्र को बढ़ाने की अगर हमें कोशिश करनी है, तो असल मायने में हमें सबसे पहले जो वन क्षेत्र है उसकी कटाई, जंगलों में पेड़ पौधों की जो कटाई होती है उसको रोकने की ज़रूरत है। खनन को सीमित करने की ज़रूरत है, अवैध रूप से खनन को बंद करने की ज़रूरत है, और लोगों के बीच जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात सुरेंद्र सर ने कहा कि भाई सरकार की इसमें इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रशासन इसमें सही तरीके से सहयोग करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ग्राउंड पर आकर के ये सभी चीज़ें काम कर पाएंगी, और तभी आप और हम सही एक अच्छा पर्यावरण जो है आगे अपने जनरेशन को संरक्षित करके दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। पेड़ों को बचाने के लिए जो एक मुहिम है उसको हमेशा आगे बनाए रखना है। आपको भी अपने घर के आसपास जहां भी आपको जगह मिले, समय मिले, आपको जरूर एक पेड़ लगाना चाहिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।